इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक में ही अंडरलाइन कर दो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, और क्योंकि दोबारा जब आप रिवाइज करते हो तो फिर अंडरलाइन चीज़ों को ही पढ़ो, आप पूरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखो, तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर बुक मंगा रखा है। इसी करना है तो आपको ना सब कुछ छोड़ के आप फिर रिसर्च के बारे में मत सोचो, एक साल पूरा टाइम यूपीएससी में दो, फिर ओवरऑल आप क्वालिफाई कर जाओगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। दोस्तों अभी हमारे साथ है संतोष सर, जिन्होंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है और अभी हाल में जेएनयू से पीएचडी कर रहे हैं। तो उनका जो यूपीएससी का एक्सपीरियंस था, उनकी स्ट्रेटजी कैसी थी, साथ में उनका रूम अभी कैसा है यहाँ पर। हालांकि उनको जेएनयू में हॉस्टल मिला हुआ है, बट कोरोना वायरस के चलते अभी जेएनयू का हॉस्टल वगैरह बंद चल रहा है। तो सर ने जेएनयू के जस्ट सामने अपना घर या रूम ले रखा है, तो अभी वहाँ पे वो किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं और नए स्टूडेंट्स के लिए उनके क्या सजेशन रहेंगे। सर का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, तो सर उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि सोशियोलॉजी का आपको अगले वीडियो में इनका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम संतोष कुमार है। मैं आपको अपने रूम के बारे में कुछ बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मैप लगा रखे हैं, एक पॉलिटिकल मैप है और ये फिजिकल मैप है, जो कि मैं कुछ जैसे मेरे को लोकेट करना तो होता है, न्यूज़पेपर जब मैं पढ़ता हूँ तो जो भी फीचर्स मेरे को नहीं समझ में आ रहे होते हैं वो ज्योग्राफिकल मैप पे मैं लोकेट कर देता हूँ। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा सोशियोलॉजी के बुक्स हैं जो मैंने फ़ोटोकॉपी करा रखे हैं। मैंने मास्टर किया है सोशियोलॉजी में जेएनयू से, तो ये बहुत सारे बुक्स दिए गए थे वहाँ पे रीडर्स के तौर पे, तो मैं इनको फ़ोटोकॉपी कराया है और ये बहुत ही रिलेवेंट लगा मेरे को यूपीएससी के प्रिपरेशन में। और आप देख सकते हैं कि ये पॉलिटी का छोटा सा बुक आता है जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। बहुत सारे आर्टिकल्स एग्जैक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो वो इसको रेफ़र करते हो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है। इसमें आर्टिकल वाइज आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है। फिर ये लक्ष्मीकांत है जो कि लगभग लोग रेफ़र करते हैं, बट इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक में ही अंडरलाइन कर दो जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, और क्योंकि दोबारा जब आप रिवाइज करते हो तो फिर अंडरलाइन चीज़ों को ही पढ़ो, आप पूरे बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से मैंने ये भी करा रखा है, स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम में भी मैंने ये कर रखा है, जो कि जब आप रिविज़न करते हो तो 3 से 4 घंटे ही लगते हैं। तो एंड आप सोच रहे हो कि मैंने स्पायरल क्यों कराया है, तो मैं बेसिकली इंस्टीट्यूशन में रहता हूँ, अभी जेएनयू में था और आईआईटी से भी पास आउट हूँ, तो आईआईटी के लाइब्रेरी में भी जाता था। तो वहाँ पे आपको स्पायरल करना पड़ता है क्योंकि आप बुक अंदर ले जा नहीं सकते हो। और क्योंकि अभी क्या होता है कि एक अटेम्प्ट में यूपीएससी निकालना बहुत ही मुश्किल है, तो आपको बहुत ही विजनरी होना पड़ेगा। तो विजनरी होने के साथ साथ आपको नोट्स ऐसे जगह बनाना पड़ेगा जिससे आप अपडेट कर सकते हो टाइम टू टाइम। तो मैं हमेशा ऑनलाइन नोट्स बनाता हूँ। ये मेरा पैड है जहाँ पे आप पीडीएफ पे कुछ खुद से लिख सकते हो कि 1-2 वर्ड्स लिख लो, ताकि बाद में रेफ़र करने में आपको ईजी होगा। और मैं जनरली इवन नोट्स पे बनाता हूँ, तो बहुत ही सही रहते हैं क्योंकि आपको ना वर्ड लिमिट्स भी पता रहता है और अपडेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। एट द सेम टाइम मैं A4 शीट भी यूज़ करता हूँ नोट्स बनाने के लिए। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट हैं मेरा, जैसे ऑप्शनल है सोशियोलॉजी या फिर हिस्ट्री हो गया या फिर आपका आर्ट एंड कल्चर है, तो उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आते नहीं हैं। तो आप A4 शीट में बना लो और कंपाइल नोट्स बनाओ, ताकि बार बार आप उसको रिवाइज कर सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है यूपीएससी तैयारी के दौरान कि आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखो। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर बुक मंगा रखा है, जो कि मैं टाइम टू टाइम देखता हूँ, और इसमें थोड़ा सा इन्होंने ओवरव्यू लिख रखा है। तो मैं बेसिकली इनके आंसर पे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, बट मैं एक डायरेक्शन मिल जाता है कि लिखना क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आप हमेशा जब तैयारी करते हैं ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर आप फोकस करो, वहीं से आपको पता चलेगा कि यूपीएससी का डिमांड क्या है। और ये आप देख सकते हो कि मैंने प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का भी मंगा रखा है। और मेरे को लगता है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके और सिलेबस पढ़ के ही पता चलेगा कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, बट बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिलेगा। तो आप हमेशा ध्यान में रखें कि प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना है।
मैंने सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, तो ऑलरेडी मैंने मोर देन 6 ईयर दे रखा है सोशियोलॉजी में, क्योंकि मैं 2015 में आईआईटी से पास आउट हुआ था, बीटेक और एमटेक किया था। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे बुक्स मैंने खरीदे हैं, और क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो मेरे सारे बुक्स पीडीएफ में पड़े हुए हैं, और मेरे पास रीडर्स भी हैं जो कि मैं पूरा दिखा नहीं सकता हूँ जो आपको दिखाया। और ये सारे मेरे बुक्स हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सारे बुक्स तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास रूम कैंपस के अंदर है तो वहाँ पे भी कुछ बुक्स पड़े हुए हैं, और पहले मैं आईटी में था तो बहुत सारे बुक्स मैंने फेंक भी दिए। तो मतलब आप 4-5 साल की तैयारी में आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाते हैं, जो कि आपको बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि आपको ना लिमिटेड पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, ये इंपॉर्टेंट होता है रादर देन कि मल्टीपल रिसोर्सेज को आप प्रेफर करें। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हो? मेरा नाम संतोष कुमार है। मैंने बीटेक और एमटेक आईआईटी दिल्ली से किया है, और मैंने मास्टर और एमफिल सोशियोलॉजी में जेएनयू से किया है, और अभी मैं पीएचडी में इनरोल हूँ। मैं बिहार से हूँ। ओके, सो सर आप कितने टाइम से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपने कब से यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया था? मैंने 2015 से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दिया था, और कंटिन्यूसली मोर और लेस कर ही रहा हूँ। बट मैंने 2018 के बाद, क्योंकि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, उससे पहले एमफिल में था, तो मैं मोर और लेस एकेडमिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, और मेरे स्टिल 2 अटेम्प्ट्स बचे हुए, बट मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है सोशियोलॉजी में। और क्योंकि जेएनयू आपको पता होगा कि बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, और सोशियोलॉजी ना अभी रैंकिंग में आया है बहुत ही टॉप में, तो वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मैं एज ए अपने आप को एज ए एकेडमिशियन, और कह सकते हो कि एज ए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए करियर ऑप्शन भी देखता हूँ। ओके, सो सर आपको कब लगा था कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, या फिर मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला था? देखो, हम लोग ना हमेशा चाहते हैं कि अपने पास ऐसा कैपेसिटी हो और एबिलिटी हो कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, और अपने परिवार वालों के लिए कुछ करें, अपने लिए कुछ करें। तो जब आप इंडिया में रहते हो तो आप ये देखते हो कि यूपीएससी क्वालिफाई करके, आईएएस बन के आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। एक तो बहुत सारा ऑप्शंस होते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर मान लो आप एजुकेशन में कुछ करना चाहते हो, या फिर आप हेल्थ में कुछ करना चाहते हो, या फिर मार्जिनल सेक्शन के लिए कुछ काम करना चाहते हो, तो यूपीएससी एक ऐसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे आप बहुत आसानी से लोगों की हेल्प कर सकते हो और अपना करियर ग्रोथ भी कर सकते हो। तो इसलिए एक तो ये मोटिवेशन था। दूसरा, आप जब आईआईटी में मैं जब बीटेक और एमटेक कर रहा था, तो एक एम्बिशंस बढ़ जाता है अपने करियर को लेके, और पेरेंट्स भी और जो फ्रेंड्स भी होते हैं ना, वो थोड़े दूसरे नज़र से देखते हैं कि आप कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। तो एक तो ऑप्शन होता है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाके जॉब करो, बट वो बहुत ही इंडिविजुअलाइज होता है। जो आप ना अपने लिए करते हो, और मोर और लेस अपनी वाइफ के लिए कर पाओगे, मैक्सिमम अपने पेरेंट्स के लिए कर पाओगे, बट वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट में रह के भी बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि अगर आपको सोसाइटी में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट करना है और मोर और लेस अच्छा काम करना है, तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करना पड़ेगा। जी सर, ओके। तो सर देखा जाए इस टाइम पे यूपीएससी में काफ़ी ज़्यादा आईआईटी के ही स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि आईआईटी के ज़्यादा स्टूडेंट्स यूपीएससी में आ रहे हैं? क्योंकि वो टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और यूपीएससी में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के होते हैं। मैं बोलूँगा कि जैसे एक तो होता है कि ना, इट्स ऑल अबाउट आपका सोशलाइजेशन। जैसे 12 से बाद आईआईटी में सिलेक्शन होता है जेईई देके, तो उसी समय ना आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। तो एक तो आप हार्ड वर्किंग करना सीख जाते हो, दूसरा आईआईटी में इतना रिगरस ट्रेनिंग मिलता है, आपको हर कोर्स को पास करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्किंग करने की जरूरत होती है। तो ऑलरेडी आप ट्रेन रहते हो कि यूपीएससी की तैयारी आप अच्छे से कर पाओगे, और एट द सेम टाइम आप कंपटीशन ऑलरेडी फाइट कर रखे हो ड्यूरिंग जेईई, तो आप ऑब्वियसली एक थोड़ा कट ऑफ मार्क्स से एबव अपने आप को आइडेंटिफाई कर रखे हो, और वो आप मेहनत अगर कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली करते हो, तो जो कि आईटी वाले कर पाते हैं क्योंकि उनका ट्रेनिंग ऐसा मिला है, तो मोर और लेस वो सेलेक्ट हो जाते हैं ज़्यादातर। ओके, सो सर अगर बात की जाए आपकी यूपीएससी जर्नी की, तो आपने कौन सा अटेम्प्ट कब दिया है, डेट वाइज या सन वाइज सॉरी अगर देखें तो, और उसके बाद कब आपका प्रीलिम्स हुआ, कब मेंस हुआ, इन सब के बारे में? मैंने फर्स्ट टाइम आईआईटी से पास आउट होकर जब मैं एमटेक करके निकल रहा था 2015 में, तो
तो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। उस समय मेरे को यूपीएससी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैं प्रीलिम्स में फेल कर गया। तो जो एक होता है ना कि आप आईआईटी से हो, अच्छे पढ़ने में हो, फिर भी आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर रहे हो, क्योंकि उस समय ना एक और बिग चेंज लेके आई थी यूपीएससी की, सीसेट हटा दिया था। तो मैं सीसेट के भरोसे गया था, तो प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। फिर 2016 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मैंने मेंस लिखा, मेंस में फेल हो गया, तो मेरे को बहुत ही खराब लगा था। फिर 2017 में मैंने बहुत ही अच्छे से मेहनत किया और ये किया, तो मैं इंटरव्यू तक गया, मैंने इंटरव्यू दिया। और क्योंकि 2017 में मेरे को लग रहा था कि ऑलरेडी मैंने 3 साल यूपीएससी के प्रिपरेशन में दे चुके हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, मैं सोशियोलॉजी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था, तो मैं सोचा कि मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ले लूँ, मास्टर कर लूँ। तो मैं जेएनयू में आया। तो एक एक्चुअली क्या हुआ ना कि जब आप जेएनयू में आया तो थोड़ा सा डाइवर्जन मेरे को फील हुआ, क्योंकि आप एकेडमिक्स वर्क भी कर रहे हो और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हो। तो 2018 में मैंने इंटरव्यू तो दिया, बट उसमें भी उस समय भी फेल हो गया। तो मेरे को फिर रियलाइज हुआ कि आपको ना बहुत ही सेलेक्टिव होना पड़ेगा, या तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है या तो आपको रिसर्च में जाना है। तो मेरे को क्योंकि स्टार्टिंग से ही सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरे को हमेशा एम्पावरिंग और इंटरेस्टिंग फील होता है। तो मैं फिलहाल के लिए मैंने एज ए एकेडमिक्स कैरियर भी देखता हूँ, तो मैं रिसर्चर में एज ए रिसर्चर मैं अपने आप को ज़्यादा देख पा रहा हूँ, और मैं फ्यूचर में एज ए टीचर बनना चाहता हूँ, मतलब लोगों को अपना जो भी लर्निंग है मैं उनको सिखाना चाहता हूँ। ओके सर, सो अगर बात की जाए सर, आपने इतने अच्छे तरीके से 2 अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया, तो सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि हमें एक और बार ट्राई करना चाहिए? अभी जैसे कि आप 5वां अटेम्प्ट देते, जब आप 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच चुके हो, क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, और थोड़ा बहुत कमी रह जाती तो वो शायद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पॉलिश करके क्वालिफाई कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं किया सर आप? वो आप बात सही बोल रहे हो, मेरे मन में भी बहुत बार आता है कि मैं क्यों ना पूरी तरह से लग के यूपीएससी को निकाल लूँ। बट वो क्या होता है ना कि जैसे ऑलरेडी मैंने इतने टाइम दे दिया, जो कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं 6 से अटेम्प्ट दिए, उनका कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे को कहीं ना कहीं फील होता है कि मतलब अगर यूपीएससी करना है तो आपको ना सब कुछ छोड़ के आप फिर रिसर्च के बारे में भी मत सोचो, 1 साल पूरा टाइम यूपीएससी में दो, फिर ओवरऑल आप क्वालिफाई कर जाओगे। जैसे मैं अपने आप में, मेरा अभी भी कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर 1 साल बैठ के तैयारी करूं तो मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उसमें ना स्टेक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व मेरे को लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक करियर बन रहा है, ठीक है। अब मैं उसको सब कुछ छोड़ के सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करूं, तो फिर वो जो आपको जो फील होता है ना कि आप एक कैपेबल इंसान हो, जो आप कर सकते हो, लेकिन आप वो सब छोड़ के फिर यूपीएससी में आ रहे हो, बाई चांस मिस्टेक तो हो जाती है, तो इधर उधर हो गया तो फिर आपका 1 साल काउंट हो जाएगा और आपकी पर्सनालिटी में कुछ बेसिकली ऐड होता है। स्टार्टिंग में जैसे मैं जब आईआईटी से निकला था तो उस समय मेरे को कुछ भी ज़्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि टेक्निकल स्टूडेंट होते हो, टेक्नोक्रेट होते हो, आपको समाज के बारे में, पॉलिटी के बारे में और जो भी नए डेवलपमेंट हो रहे होते हैं उनके बारे में राइट्स कुछ नहीं पता होता है। जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो बहुत कुछ सीखते हो, तो मैं बोलूँगा एक आप एम्पावर्ड सिटीजन बनते हो। तो कहीं ना कहीं आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लर्निंग होता है, जो कि आप कुछ भी करना चाहो लाइफ में यूपीएससी की तैयारी के बाद आप इजीली कर सकते हो और अच्छे कैंडिडेट बन के कर सकते हो। तो मेरे को कभी रिग्रेट नहीं फील हुआ कि मैंने 4 साल यूपीएससी में लगाया तो मेरा लॉस हुआ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ लर्न किया। नहीं, तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन एक बहुत अच्छे नागरिक तो बन ही जाते हो। वही। हाँ, सो सर अगर बात की जाए, आपका अभी जेएनयू में कितना टाइम हो गया सर? जेएनयू में मैं देखो अभी 3 साल हो गए मेरे, क्योंकि मैं मतलब रहता नहीं था। ऐसे 4 साल आप कह सकते हो, एज एनरोल्ड स्टूडेंट मैं 4 साल हूँ। और वहाँ पे मैंने जेएनयू की एक अच्छी बात है कि वहाँ के टीचर बहुत ही सपोर्टिव होते हैं, और लर्निंग मतलब ऐसा होता है ना कि टीचर आपको कभी भी एज ए जो होता है ना कि टीचर है तो उनके सामने कैसे जाना है, उनके सामने सवाल कैसे पूछना है, तो वो डर नहीं रहता है। तो इसलिए आप ना बहुत आसानी से अच्छी चीज़ें सीखते हो और एक्चुअली आई ओपनिंग होता है। आप एक एम्पावर्ड सिटीजन, मेरे को लगता है कि जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन बहुत सारे होने चाहिए इंडिया जैसे कंट्री में, तो आप बहुत सारा चीज़ सीखते हो। तो मेरे को जेएनयू में मतलब टाइम का पता नहीं चला, इतना ज़्यादा इंगेजिंग कैंपस है, लर्निंग का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो ऑफकोर्स आपको जेएनयू ट्राई करना चाहिए। ओके, सो सर आपने बोला कि इंगेजमेंट ज़्यादा रहता है, तो ये प्रोटेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो क्या आप भी उसमें शामिल होते हो? देखो वो ना, क्योंकि अब अगर आप ये जो जनरली है ना आउटसाइड व्यूज है कि ना वहाँ पे प्रोटेस्ट होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चलते हैं, बट आप जेएनयू का लाइब्रेरी जाओ
और आईआईटी का लाइब्रेरी जाओ, आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाओगे। वहाँ पे ना ऐसे हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, वो भी होने चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि ना समाज में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, और बुराइयों के अगेंस्ट अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो तो फिर वो अच्छाई में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसलिए प्रोटेस्ट होना चाहिए, और स्टूडेंट का कर्तव्य होता है मेरे को लगता है कि वो बुराइयों को पॉइंट आउट करे, क्योंकि आगे जाके उनके कंधे पे भार आने वाला है, देश के लिए, समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए। तो कहीं ना कहीं आप जब पढ़ रहे होते तब वो आप ट्रेनिंग ले रहे होते कि आपको आगे लाइफ कैसे काटनी है। तो प्रोटेस्ट आपका एक राइट भी है, फंडामेंटल राइट है। तो आप प्रोटेस्ट अगर पीसफुली कर रहे हो तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो जैसे कि आप हॉस्टल में रह रहे थे, तो हॉस्टल का एनवायरनमेंट कैसा है अगर वहाँ पे देखें, और क्या मतलब फूड वगैरह की फैसिलिटीज़ कैसी रहती है? फूड की फैसिलिटी अच्छी है। मतलब अगर आप आईआईटी से कंपेयर करोगे तो आईआईटी में, मतलब आईआईटी और जेएनयू का फूड का मोर और लेस फैसिलिटी सिमिलर सही है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं पाओगे। और हॉस्टल के इन्वायरमेंट का बात करूँ तो मेरे को लगता है कि जेएनयू में थोड़े ना मैच्योर लोग रहते हैं, एम्पावर्ड लोग रहते हैं। आईआईटी में क्या है कि आप जस्ट 12th पास किए और उसके बाद चले गए, तो आप ना बस लर्न कर रहे हो, तो आपकी पर्सनालिटी अभी नेसेंट स्टेज में, आप ग्रो कर रहे होते हो। तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, मैच्योर इंगेजमेंट होता है। वहाँ का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है आईआईटी का। जेएनयू में है कि लैंग्वेज में भी आप देखते हो कि आप कितने करेक्ट बोल रहे हो, मतलब आप कितने सेंसिटिव हो, वुमेन को लेके कैसे बोल रहे हो, मतलब औरत को लेके कैसे बोल रहे हो आप, समाज में कास्ट के लेके कैसे बोल रहे हो, ये आईआईटी में कोई कभी नहीं सोचता है। बट जेएनयू में आप इसके लिए बहुत ही कॉन्शियस रहते हो कि आप क्या बोल रहे हो, उसका इम्पैक्ट सामने वाले पे क्या पड़ेगा। आप किसी को मजाक भी करते हो तो थोड़ा सोच समझ के करते हो कि उसको बुरा न लग जाए। बट आईआईटी में है कि दूसरे सेंस में आप मजाक करते हो, वहाँ पे स्लैंग यूज करना इट्स लाइक वेरी कॉमन। बट व्हेन यू कम टू जेएनयू, then because you are a mature person and you know your rights, you know the others' rights, then you are very careful to speak anything. ओके, सो सर अगर आपके यूपीएससी की स्ट्रेटजी की बात करें तो वो क्या स्ट्रेटजी थी, और आप उस टाइम पे क्या टाइम टेबल फॉलो करते थे? देखो, मेरे को जो लगता है ना कि कोई भी कैंडिडेट अगर यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहता है तो उनको सबसे पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि वो एक डिसिप्लिन फॉलो करे। तो मेरा भी यही था कि मैं 7 बजे उठ जाता था, और 7 बजे उठ के मैं 9 बजे लाइब्रेरी पहुंच जाता था। तो 9 बजे के बाद फिर आप एक तो आपको हैबिट बनाना पड़ेगा कि आप सेम टाइम पे उठो, सेम टाइम पे लाइब्रेरी पहुंचो, और लाइब्रेरी में एटलीस्ट आप 9 से 10 घंटा पहले स्पेंड करो। स्पेंड करने का मतलब कि आप अपनी सीट पे बैठो किताब खोल के, ठीक है। फिर दूसरी जिम्मेवारी होता है कि आप ना कंसंट्रेट होकर उसको पढ़ो। अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ोगे, सिर्फ बैठोगे, तो भी कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। तो मेरा यही रहता था कि मैं जनरली संडे मंडे हर दिन जाता था, ठीक है, और मैं 7 बजे उठ के 9 बजे जाता था, और रात में फिर 11 बजे आता था। तो मेरा ये रोज का रूटीन रहता था वहाँ पे, क्योंकि लाइब्रेरी का इन्वायरमेंट अच्छा मिल गया। मेरे दोस्त लोग भी मोटिवेटेड थे, फ्रेंड्स थे, एक ही साथ चाय वाय पीते थे, डिस्कशन भी हो जाती थी। तो मेरे को लगता है कि ये बहुत रिक्वायर्ड होता है जब आप तैयारी, क्योंकि आपका लो एंड डाउन्स आते रहता है, फ्रस्ट्रेट भी होते हैं कभी कि मैं कर रहा हूँ, उसका क्या बेनिफिट्स मिलेगा। तो ये आपको करना पड़ेगा अगर यूपीएससी क्वालिफाई करना है, स्ट्रेटजी और सेम टाइम हार्ड वर्किंग आपको करना पड़ेगा। तो ये मैंने 3 साल कंटिन्यूअसली फॉलो किया, रोज जाना लाइब्रेरी, फिर रोज जाना, तो ये आपको करना पड़ेगा। ओके, सो सर अगर हम बात करें, जैसे कि अभी आप लाइब्रेरी नहीं जा रहे हो, रूम पे जा रहे हो, तो लाइब्रेरी में जो स्टडी होती थी और जो अभी रूम पे हो रही है उसमें कंपैरिजन करें तो मतलब क्या लगता है आपको कि लाइब्रेरी बेटर थी या रूम पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना? देखो, बहुत सारे ना स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो पैंडेमिक नहीं था तो रूम पे ही बैठ के पढ़ाई करते थे। बट मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं लाइब्रेरी जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को ना रूम पे बेड है तो मेरे को सोने का मन करता है तो सो जाऊंगा, प्लस रूम पे एक मोटिवेशन नहीं आता है, तो एफिशिएंसी बहुत ही घट जाती है। तो मेरे लिए हमेशा रहता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊँ, वहाँ पे मेरे दोस्त हैं उनके साथ चाय पीऊँ, और थोड़ा मूड लाइट हो जाता है बात करने से दोस्तों से, तो उससे ना आपको मोटिवेशन भी होता है, और सेम टाइप के लोग मिलते हैं आपको, वो भी तैयारी कर रहा है या फिर वो भी पढ़ रहा है, तो उससे क्या होता है कि आपको ना पुश मिलता है। जब आप अकेले रहते हो तो बहुत समय आपको निगेटिविटी भी आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपके साथ कोई होता नहीं है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि रूम से बेटर रहता है कि आप अगर लाइब्रेरी डिसिप्लिन में जा रहे हो तो। ओके, सो अगर हम बात करें जैसे कि अभी आप रूम में रहकर पढ़ रहे हो, तो नॉर्मली अभी आप कितने घंटे पढ़ लेते हो? नॉर्मली जब जैसे अभी क्या है ना, जनरली जब टाइम रहता है तो आप 6 से 8 घंटा ही पढ़ पाते हो।
लेकिन जब प्रीलिम्स बहुत ही पास आ जाता है, जैसे 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है, तो फिर आपके दिमाग में और कुछ घूमता नहीं है, तो आप 10 से 12 घंटा ही पढ़ना ही पड़ता है आपको। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, मतलब आप सिंसियरली देना चाहते हो, तो आपको 10 से 12 तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा। और जब नहीं भी पढ़ रहे होते हो आप, तो आप जनरली यूपीएससी के बारे में ही सोच रहे होते हो कि प्रीलिम्स कैसे निकालना है, इसका मैं क्या नया स्ट्रैटेजी अपनाऊँ। तो मैं हमेशा छोटा छोटा डायरी बनाता था, उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिख लेता था। तो मैं चाय पीने भी जा रहा हूँ, तो अगर यूपीएससी वाला दोस्त है मेरा, तो मैं उससे डिस्कस कर लिया करता था कि आज का न्यूज़पेपर में ये आया है, या फिर मैंने पॉलिटी में पढ़ा है तो कुछ कन्फ्यूजन है तो उससे डिस्कस कर लिया, या फिर कोई नहीं है तो मेरे पास छोटा डायरी है, तो जो की इन्फॉर्मेशन है उसको मैं रिवाइज कर लेता था। जी ओके। सो अगर जैसे आपने 15 के बाद जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, जेएनयू में तो अभी आप पिछले 3 साल से हो, 17 या 18 से आई थिंक। सो वो जो बीच का गैप था, तो वहाँ वो आपने कहाँ पर रहकर प्रिपरेशन की थी? जैसे क्या है ना कि आईआईटी में एक फैसिलिटी है, जब आप आईआईटी से पास आउट होते हैं तो आपको लाइब्रेरी एक्सेसिबल होता है एलुमनाई को, तो इसलिए हम लोग प्रिविलेज थे कि हमें लाइब्रेरी मिल जाता था। तो हम लोग बाहर रहते थे लेकिन लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते थे 9 से 9, तो उसके लिए हमें कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, आईआईटी दिल्ली की लाइब्रेरी में। तो आप वहाँ पे रहकर प्रिपरेशन किया था? हाँ, वहीं पे मैंने प्रिपरेशन करा। तो उस साइड कोचिंग्स वगैरह हैं? वही मैं उसमें भी लकी था कि मेरे दोस्त मिल गए थे। मैंने जब 2015 में, जैसे 2015 में जब पास आउट हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया था कोचिंग लेने का, तो मैं उसी समय कोचिंग ले लिया था। और मैं ऑप्शनल तक मैंने खुद से तैयारी किया, ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग नहीं लिया, क्योंकि मेरे दोस्त थे जो ऑलरेडी अच्छे स्कोर लाए थे और कुछ लोग तो सेलेक्टेड भी थे, तो उन लोगों ने मेरे को अच्छे से गाइड किया, तो मेरे को कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ओके। सो अगर आपके जैसे मार्क्स वगैरह देखें तो आपको क्या लगता था कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर रहा? क्योंकि आपने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो उसमें आपको समझ तो आया हो कि यहाँ मैं गलतियाँ कर रहा था जिस वजह से मेरा फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा था। मेरे मेंस में बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, मतलब मैंने एनालाइज भी किया, तो मेरे वन ऑफ द मतलब जो टॉपर्स के आते हैं उस टाइप के मार्क्स आए थे। लेकिन मेरा जो इंटरव्यू में ना, उन्होंने उस समय दोनों बार कम मार्क्स दिया, मतलब मेरा 120 के राउंड ही मार्क्स दिया था, जो कि एवरेज मार्क्स अगर आप बात करो तो 160 रहता है। तो 40 मार्क्स का जो मार्जिन है ना, उसके कारण मेरा लिस्ट में आने से रह गया, अदरवाइज मैं दोनों बार लिस्ट में आ जाता अगर मेरे को इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलते। बट मैं अभी सोचता हूँ कि क्योंकि मैं सोशल साइंस में, जो कि सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है, उसमें मैंने मास्टर कर लिया, एमफिल कर लिया, तो मैं अभी अपने आप को इवॉल्व मानता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अभी इंटरव्यू में जाऊँगा तो मेरे एवरेज से तो एवं मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं उसमें जस्ट आईआईटी से पास आउट होके अकेले रह के दोस्तों के साथ रह के तैयारी किया था। तो वो जो आपका होता है ना एक मैच्योरिटी, क्योंकि आप सोशल साइंस पढ़ते हो तो एक मैच्योरिटी आता है, डे टू डे लाइफ, सोसाइटी, पॉलिटी, तो वो उतनी ज़्यादा समझ नहीं थी मेरे को। बट अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं कुछ भी बोलता हूँ तो थोड़ा कॉन्शियस होकर बोलता हूँ। उस समय मैं बहुत ही टेक्निकल चीज़ों को यूज़ करता था, जो कि मतलब उतना रिलेटेड नहीं रहता था, सामने वाला इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है कि इतनी मैच्योरिटी नहीं है इसमें। ओके। सो अब आपका जो 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसमें अगर कहें कि जो नए स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से? मैं नए स्टूडेंट को यही बोलूँगा कि देखो, ये जो यूपीएससी प्रिपरेशन ना इटसेल्फ एक ट्रैक है, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि आप एक कोई भी सीनियर को ढूंढो, सीनियर कह सकते हो या फिर जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस मंजे हुए खिलाड़ी हैं, उनसे आप कांटेक्ट में रहो। उनसे आप पूछो कि आपको जैसे पॉलिटी पढ़ना है, ठीक है, तो पॉलिटी में आपको हजारों टीचर मिल जाएंगे मार्केट से। तो आपको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे को अगर पॉलिटी करना है तो मेरे को कौन से टीचर के पास जाना चाहिए। आपने टीचर सेलेक्ट कर लिया, फिर आप मंजे हुए खिलाड़ी के साथ में रह के टीचर के बारे में पता लगाओ। फिर एट द सेम टाइम एक बुक को आप फिक्स करो, जैसे जनरली लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, बट ये भी पता क्या होता है कि बहुत सारे लोग कोचिंग चले गए, वहाँ पे बोल रहे हैं लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ो, तो वो 2 साल वेस्ट करने के बाद उनको रियलाइज होता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ना था। और फिर लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको नहीं पता होता कि पढ़ना कैसे है, नोट्स बनाना है कि अंडरलाइन करके पढ़ना है या पेज टू पेज पढ़ना है। तो ये सब चीज़ों के लिए ना आपके पास एक दोस्त होना चाहिए, कह सकते हो दोस्त हो या फिर आपका गाइड हो, सीनियर हो, तो कांटेक्ट में रहो उससे और उनसे गाइडेंस लेके उनके अनुसार ही पढ़ाई करो। अदरवाइज क्या होगा कि आपका अटेम्प्ट चले जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो हमेशा आपको ना कोई गाइड या कोच होना चाहिए आपके ऊपर। जी सर, बिल्कुल।
सो सर आपने काफ़ी डिटेल में बताया, ऐसा कुछ बात आप जो शेयर करना चाहते हो अगर मैंने नहीं पूछ पाया हो तो प्लीज़ उसके बारे में बताइए सर। हाँ, मैं यही बोलूँगा कि जैसे देखो यूपीएससी के सिलेक्शन में एक तो मैं वही बोलूँगा कि आप ना डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रखो अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो। दूसरी बात मैं बोलूँगा कि सिलेबस बहुत ही वास्ट है, तो आप इंश्योर करो कि हर सब्जेक्ट के लिए आप सबसे पहले रिसोर्स को फिक्स करो कि आपको पढ़ना कहाँ से, वो आपको पढ़ने से पहले फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरी बात है कि आपने अगर फिक्स कर लिया तो उसको बार बार पढ़ो, चाहे आपको मार्केट में अच्छा बुक भी आ जाए तो उस पर जाना नहीं है, उसी रिसोर्स को आप बार बार पढ़ो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आंसर राइटिंग, आप पढ़ते तो बहुत कुछ हो क्योंकि इतना 3 साल पढ़ाई किए, 2 साल पढ़ाई किए, तो आपको पढ़ना है, लेकिन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी आप पढ़ते हो उससे रिलेटेड देखो प्रीवियस ईयर में क्या सवाल आए हैं, उसको लिखो, चेक कराओ किसी सीनियर से या फिर कोचिंग में जहाँ भी आपको जाना है, लेकिन आंसर राइटिंग आपके लिए मस्ट है। तो मैं वही बोलूँगा अगर आपको इसको रिड्यूस करके मैं बताऊँ तो 2 चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, एक तो हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। दूसरा स्ट्रैटेजी आप कोचिंग्स के सहारे ले सकते हो या फिर अपने सीनियर के सहारे ले सकते हो। तो ये 2 चीज़ अगर आपके पास है तो आपको सेलेक्ट होने से कोई रोक नहीं सकता। और यूपीएससी ऐसा कोई मतलब जैसे होता है ना कि जेईई का एग्जाम है तो ऐसा है, पता है कि ये बच्चा तो नहीं क्वालिफाई करेगा क्योंकि इसकी मैथ्स नहीं है, बट यूपीएससी ऐसी एग्जाम है जो कि जनरल अवेयरनेस के बारे में आपका टेस्ट करता है, तो वो आप ना कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करके लर्न कर सकते हो। तो हर कोई मेरे को लगता है कि यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकता है, ये ऐसा मार्केट में फालतू में है कि नहीं यूपीएससी बहुत टफ है क्योंकि आपको 2 साल मेरे को लगता है कि मिनिमम कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना है, तो इसलिए ये टफ बन जाता है क्योंकि बहुत लोगों को इस दौरान क्या होता है ना, आप लो फील करते हो, हाई फील करते हो, तो वो इसलिए फील करते हो क्योंकि आपको ना इमोशनल मैनेजमेंट नहीं करना आता है, क्योंकि कभी आप उदास होते हो, कभी बहुत खुश होते हो तो पढ़ाई करते हो, तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि आपको इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, आपकी मम्मी है, पापा हैं, दोस्त हैं, तो उसके साथ आपके घर में शादी है, कॉलेज में हो तो फंक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उस सबको कैसे आपको मैनेज करना है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट है कि आप तैयारी कर रहे हो, तो तैयारी में आपको कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना है, तो ये सबको आपको कैसे मैनेज करना है कि बहुत ज़्यादा आप मतलब इंथुजियास्टिक हो कि नहीं मेरे कजन का शादी है, जाना है, तो आपका 1 महीना जाएगा, कितने लोग 1 महीना जा रहे हैं शादी में एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सबको आपको मैनेज करना है कि नहीं शादी है ठीक है अपनी जगह है, लेकिन मेरा कैरियर भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं पहले अपने कैरियर पे फोकस करूंगा, शादी में 2-3 दिन जाके मैं जी सर। सो अगर इंटरव्यू की बात की जाए, क्योंकि आपने 2 बार इंटरव्यू दिया, तो सर उसका एक्सपीरियंस कैसा था सर? देखो यूपीएससी का ना 3 स्टेज होते हैं प्रिपरेशन में, एक होता है प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस और तीसरा इंटरव्यू। तो जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं ना, तो वो जो फीलिंग होता है, मेरे लगता है कि आप रेयरली कभी फील करते हो, इतना खुश रहते हो, इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो कि फाइनली मैं लिस्ट में आने वाला हूँ, तो वो जो रहता है ना कि आप मेंस क्वालिफाई कर गए, तो उस समय फिर आप समझ लो कि आप ऑफिसर बन के घूम रहे होते हो कि हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा इधर उधर होगा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, दोस्तों में यार में दबदबा हो जाता है, एकदम से लोग अलग ही रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई ये तो इंटरव्यू दे रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा फीलिंग है। प्लस आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो आपको लगता है कि नहीं मैंने हार्ड वर्क किया तभी मैं इंटरव्यू देने लायक बना हूँ, तो वो बहुत ही अच्छा फीलिंग रहता है। तो मेरे लगता है कि वो वहाँ तक पहुँच के भी जो आपका एक एक्सपीरियंस आता है ना, तो वो बहुत, क्योंकि मैं एक बार अटेंड कर रहा था सेशन, उसमें यूपीएससी का चेयरमैन ने ही बोला था कि नाउ आप लोग ना यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आप सेलेक्ट हो या ना हो, ये मैटर करता है कि आपने लाइफ में सीख लिया है कि कैसे हार्ड वर्क करना है और अपने आप को मैनेज कैसे करना है, तो ये आपके पास लर्निंग हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत लोग नहीं सीख पाते पूरे लाइफ टाइम में। ओके सर, अगर जैसे आप प्रिपरेशन के दौरान यहाँ पे दिल्ली में रहे, तो कोई ऐसी बात रही होगी जिसको लेकर आप हमेशा मोटिवेट रहे होगे कि नहीं अब मैं आईएएस बनूंगा, या कुछ इस तरीके का कोटेशन वगैरह ऐसा कुछ रहा हो? हाँ रहता है ना, क्योंकि जब दिल्ली में रहते हो, क्योंकि मैं तो एक विलेज से आता हूँ, मैं बिहार के एक विलेज से आता हूँ, तो एक जो एकदम जो कह सकते हो ना ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप विलेज से एक कैपिटल में रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, ऊपर से मैंने हमेशा कैंपस के अंदर रहा, आईआईटी में रहा, फिर जेएनयू में रहा, जो कि हॉट सीट रहता है, जेएनयू भी हमेशा न्यूज़ में रहता है, और आईआईटी में भी आपको एक से एक नर्ड स्टूडेंट मिलते हैं, तो वो जो फीलिंग रहता है ना, मतलब वो जो मोटिवेशन रहता है कि नहीं मेरे को भी जो आपके पीयर्स ग्रुप है
कि उनके जैसा बनना है, उनके मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशन भी रहता है, क्योंकि आप आईआईटी से पढ़े हो तो सभी लोग देखते हैं आपकी तरफ कि नहीं ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, टैलेंटेड है, ये कुछ करेगा। तो वो मोटिवेशन अपने आप में आपको लगता है ना कि मैं तो निकाल लूँगा क्योंकि मैं बना हूँ इसी चीज़ों के लिए। तो वो हमेशा रहता है। जेएनयू में भी मेरे को लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा मतलब जो क्रीम स्टूडेंट है, स्पेशली जो सोशल साइंस में जैसे सोशियोलॉजी है, तो वो ना बहुत ही कोर सब्जेक्ट है। तो उसमें आप एकदम से बिना मेहनत के क्वालिफाई नहीं कर सकते जेएनयू का एग्जाम में। ऊपर से अभी तो आप देखो हर जगह सीट कट है, तो जेएनयू के पीएचडी में भी आपको 20 सीट्स आते हैं और आप देखोगे तो एटलीस्ट 15-20 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। तो वो भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते जा रहा है। तो जब आपको पता रहता है कि नहीं मैं एक एलीट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूँ जो बहुत ही एक गिने चुने इंस्टीट्यूट है, तो फिर आपको ना हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है और फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसी जगह से बिलोंग कर रहा हूँ, मेरा गोल ऐसा है कि मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो वो हमेशा रहता है, मोटिवेशन रहता है जी। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। वेलकम गाइस। आपने इस वीडियो में देखा कि सर ने डिटेल में बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। उन्होंने 2 बार इंटरव्यू दिया, साथ में वो जेएनयू से अभी पीएचडी कर रहे हैं। तो जेएनयू के बारे में भी सर से मैंने बात की, उसके बारे में सर ने डिटेल में बताया। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।